हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन एंड कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर किया था। जितने भी हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है जो आपके स्कोप में है क्लास 10th में, वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, ठीक है, और उसके कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड है वो सारों के हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग डाल लीजिए, chemical properties of hydrocarbon and its compound right। तो लेट्स कम टू दिस कि हमने बेसिकली कार्बन, अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आप कार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 बनता है अगर कंप्लीट कंबशन करते हैं, और हाइड्रोजन को अगर कंप्लीट कंबशन करते हैं तो वाटर बनता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ आपके सामने तो आपको क्लियर होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन जब बर्न होता है, मान लीजिए हमने एक्सेस ऑक्सीजन दिया, एक्सेस ही दे रहे हैं हम सब में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। ये सारी क्या है, कंबशन रिएक्शन लिख रहा हूँ, देख लेना। इज ऑल आर कंबशन रिएक्शन, जला रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर CH4 को आप ऑक्सीजन मतलब एक्सेस में ही है तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2, राइट। थर्ड एक और रिएक्शन है, अगर आप C2H6 को लें, C2H6, ठीक, उसको बर्न करें 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं, पर बात है कि बनेगा तो दो ही चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाकी आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा। इसमें हीट और लाइट सब साथ में निकलता है, इसमें भी हीट निकलती है साथ में, इसमें भी हीट निकलेगी, ठीक है। और देखिए फोर्थ एक और एग्जांपल देख लीजिए, लाइक इथीन, ये इथीन है, इथीन को बर्न करता हूँ 3O2, अगेन हाइड्रोकार्बन है तो दो ही चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाकी तो बैलेंसिंग की बात है, ठीक है। तो बैलेंसिंग 2CO2 और बाकी क्या करेंगे 2H2O, समझ में आ रही होगी बात, प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी वो निकलेगी, हीट प्लस लाइट, समझ में आया होगा। अब आप इन सभी रिएक्शन में क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड को, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, और केवल कार्बन को जलाने पे सिर्फ CO2, यानी कार्बन की बर्निंग से CO2 बनता है, और अगर साथ में हाइड्रोजन है तो उसकी बर्निंग से H2O बनेगा, वाटर। तो कहने का मतलब है इन सभी में क्या हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है। सॉरी, ये देखिए हीट लिबरेट हो रहा है सभी रिएक्शन में। तो कार्बन और उसके कंपाउंड की बर्निंग से हीट लिबरेट होता है, ठीक। आप जितने भी फ्यूल देखते हैं अपने आसपास, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, ठीक है, और मीथेन भी तो एक फ्यूल ही है। तो जितने भी आप फ्यूल देखते हैं, दैट ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, एंड ऑन बर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन यू विल गेट ओनली 2 कंपाउंड, दैट इज CO2 एंड H2, राइट। सो अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएं, क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन तो दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। तो अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएं तो ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि आपको ब्लू फ्लेम मिलता है। क्या मिलता है, ब्लू फ्लेम, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ, मतलब अगर आप एज अ फ्यूल में एग्जांपल ले कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैसे सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर फ्यूल में काउंटिंग करें तो कौन कौन से सैचुरेटेड होते हैं, LPG सैचुरेटेड होता है। LPG का फ्लेम देखा होगा आपने, तो LPG में जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, आपको ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। LPG बेसिकली आई थिंक ब्यूटेन होता है, ठीक है।
तो वो भी एक एल्केन का ही पार्ट है, एल्केन का ही होमोलोगस सीरीज़ है और वो सिंगल बॉन्डेड होता है। उसके बाद आप एलपीजी के अलावा और कोई ले लीजिए, जैसे आप मीथेन ले लीजिए, ठीक है, और इथेन ले लीजिए, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, ये सारे क्या सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सैचुरेटेड है, और आप इनको बर्न करो तो आपको ब्लू फ्लेम, जो कि एलपीजी में तो आपको दिख जाता है, इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि एलपीजी आप घर पे जलाते हैं तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ब्लू फ्लेम ऑन दैट, राइट। बट एनी सैचुरेटेड कंपाउंड व्हेन यू बर्न यू विल हैव द ब्लू फ्लेम, राइट। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसकी कंप्लीट बर्निंग होती है, कंप्लीट बर्निंग होती है, वो पूरा जलता है, देयर इज नो रेजिड्यू लेफ्ट, नो कार्बन ब्लैक लेफ्ट, राइट। आफ्टर, अब आप देखते हैं ना पहले के समय में क्या होता था, गांव में जब खाना बनता था तो चूल्हे पे खाना बनता था। उस टाइम पे जब हम आग जलाते थे लकड़ी से, वुड से, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एक येलो फ्लेम निकलती थी, ब्लू फ्लेम नहीं होती थी, येलो फ्लेम होती थी, और ये येलो फ्लेम की वजह से नीचे क्या होता था, काला, मतलब एक कार्बन ब्लैक जमा हो जाता था। वो क्या होते हैं, दैट कार्बन ब्लैक इज अनबर्न्ड फ्यूल, अनबर्न्ड फ्यूल नीचे चिपक जाता था, जिस वजह से हमारा वेसल क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था, राइट। पर जब अब एलपीजी आ गए हैं तो अब देखिए, अब तो गांव-गांव में मोदी जी ने क्या किया है, एलपीजी दे दी हुई है, तो आप देखिए वहाँ के बर्तन भी काले नहीं होते, और लोग मतलब वो कार्बन ब्लैक से बचाने के लिए उस पर नीचे मिट्टी लपेटते थे, मिट्टी लगाते थे, ताकि आपका जो बर्तन है वो ख़राब ना हो, बर्तन वैसा ही वैसा रहे, और सिर्फ वो मिट्टी काली होती थी, ठीक है। तो वो कार्बन ब्लैक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, व्हेन यू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट द ब्लू फ्लेम, राइट। बट इफ यू टेक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट अगेन टू थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। पर दिक्कत क्या होगी, अच्छा दिक्कत इस बात की कि आपको फ्लेम जो मिलेगा वो येलो मिलेगा, ठीक है। चलो ये रहने दो, आप ये लिख लीजिए, येलो फ्लेम मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि चाहे इसको बर्न करो, हाइड्रोकार्बन तो कोई भी हो, सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, वो तो हमने यहाँ देख लिया। ये देखिए, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये क्या है, सैचुरेटेड है, ये क्या है, सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, जब आप उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही निकलेगा, कुछ नई चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो येलो फ्लेम बनता है, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को करते हैं तो ब्लू फ्लेम बनता है। अच्छा, अनसैचुरेटेड कौन से, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो यू विल हैव अ येलो फ्लेम। ट्रिपल बॉन्ड वाले तो जलते भी नहीं आसानी से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, येलो फ्लेम बनता है, येलो फ्लेम बनता है, और साथ में एक चीज़ और होती है, प्लस ब्लैक डिपॉजिट, ब्लैक डिपॉजिट ऑफ कार्बन ब्लैक, ठीक है। कार्बन ब्लैक का एक ब्लैक डिपॉजिट नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, एंड ब्लैक डिपॉजिट ऑफ कार्बन ब्लैक ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, क्योंकि आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता, उस वजह से अनबर्न्ड पार्टिकल जो है वो ब्लैक कलर के मतलब कार्बन ब्लैक की फॉर्म में नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है यार, क्या क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लेम है वो क्यों आता है। देखो, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच बर्न्स बट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। तो और कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो बर्न होते हैं तो फ्लेम भी प्रोड्यूस करते हैं। तो what the substance will have to produce
फ्लेम, ठीक है। कुछ सब्सटेंस के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से क्या होगा कि फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और कुछ सब्सटेंस के अंदर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसका रीज़न जानिए। देखिए देखो वाई डज, क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे कि वाई डज फ्लेम प्रोड्यूस इन सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस में फ्लेम क्यों आता है, सिंपल सी बात। तो मेरी बात समझो, जैसे एलपीजी है, एलपीजी को बर्न करिए, आपको फ्लेम दिखता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल लो, वुड को देखो, वुड को बर्न करो, फ्लेम दिखता है, ठीक है। लेकिन कोल, चारकोल को बर्न करो, आपको फ्लेम नहीं दिखेगा, आपको केवल ग्लो दिखेगा और हीट महसूस होगी। ऐसा क्यों, सोचा है कभी ऐसा क्यों होगा? देखो इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि कोई भी सब्सटेंस फ्लेम तब प्रोड्यूस करता है अगर उसको जलाया जाए और उसमें कुछ वेपराइजिंग सब्सटेंस हो, कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस हो। अगर कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस है तब तो वो उसमें फ्लेम होगा, मतलब दैट प्रोड्यूसेस फ्लेम। बट इफ दैट सब्सटेंस विल नॉट कंटेन any liquid substance or volatile substance, then it will not going to produce flame, but no doubt it will going to be burn, it will produce glow, it will have the sensation of heat, but you will not have the flame in that case when the substance do not contain any vaporizing substance or volatile substance, right? So हम क्या कह रहे हैं कि बात समझो मेरी, हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एनी सब्सटेंस विच हैव समथिंग टू वेपराइज। अच्छा समथिंग क्या, पानी थोड़ी ना होता है, ऑयल टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो लिक्विड होता है, तो कुछ सब्सटेंस के अंदर कुछ लिक्विड होता है दैट vaporizes and produces flame. So any substance which have something oil type thing, I am not saying oil but oil type thing, to vaporize, ठीक है। तो ऑयल टू ऐसा लिख दो, एनी सब्सटेंस विच हैव समथिंग volatile liquid oil in them produces flame, but substance which do not have volatile substance will burn but do not produce flame। तो बर्न तो होंगे पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। जैसे इसमें, ठीक है, इसमें ग्लो और हीट निकल रहा है लेकिन फ्लेम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? रीजन बीइंग बिकॉज कोल is already a dry form of carbon, right? So it does not contain any oil or anything to vaporize or anything to volatile, right? So it does not produce flame. So that's clear. आप इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।
हो गया आई थिंक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देख लो। तो ये सब बातें आई थिंक क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अब आगे देखिए, ये तो कंबशन था, ठीक है, पहला टाइप था कंबशन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। अगर आपने उसको फर्स्ट नंबर नहीं दिया होगा और मैंने भी नहीं दिया होगा तो प्लीज़ दे देना, ठीक है। सेकंड कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन, राइट। तो ऑक्सीडेशन आप समझो क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर आप किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करता है दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ये भी लिख लीजिए, दैट सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऐड करने में सक्षम है, कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 बार सब्सटेंस लिखा गया मेरे से, पर आप समझ पा रहे होंगे। सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। तो जो सब्सटेंस दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करने की क्षमता रखता हो वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे KMnO4, ये क्या है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये, पोटेशियम पर मैंगनेट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +1 में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, सुपर है भाई। एक KMnO4, एक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना अच्छा कि पानी को भी कर देता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 2KOH, ठीक है, और 2KOH और साथ में 2MnO2 और साथ में 3 moles ऑफ ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन, मतलब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इस नेचर के पीछे कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, उसके पीछे नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्यों है, क्योंकि जब वो रिएक्ट करता है तो एक नेसेंट ऑक्सीजन मतलब रिलीज करता है अपने अंदर से, ठीक है। एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपल में बात समझो, ठीक है। अच्छा एक और ले लो, जैसे मैंने बोला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हेन रिएक्ट विद concentrated H2SO4, right, you will get what, you will get K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, साथ में आपको मिलेगा क्रोमियम सल्फेट Cr2
SO4 thrice, SO4 thrice plus 4H2, again nascent oxygen, 2 moles of nascent oxygen. तो ये क्या है? दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं +1 में. ठीक है, बहुत जल्दी ऑर्गेनिक की भी सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, और पूरा +1 और +2 की मैं केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ. तो 2KOH plus 2MnO2 plus 3 moles of oxygen, that is nascent oxygen, and that responsible for oxidation, right? That nascent oxygen is responsible for oxidation. Here again nascent oxygen निकला है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए. ठीक है बच्चों. अच्छा, एक दो रिएक्शन भी देख लो. जैसे एल्कोहल लिख रहा हूँ मैं, ये एल्कोहल है. अगर एल्कोहल का रिएक्शन मैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराऊँ, चाहे KMnO4 से कराऊँ, चाहे मैं K2Cr2O7 से कराऊँ, दोनों ही केस में क्या होगा? वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा. नेसेंट ऑक्सीजन देखो, दिस ऑक्सीजन मे बी फ्रॉम KMnO4 और फ्रॉम K2Cr2O7, राइट? तो ये बनता है, और ये क्या बना लेगा? ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH. ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो ये है. एक चीज़ और बतानी थी आपको, जो 2K मतलब KMnO4 होता है, उसका एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट. बेयर्स रिएजेंट, अपन लोग तो बेयर रिएजेंट बोल देते हैं, याद रहता है, पर बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में अपन लोग बेयर्स रिएजेंट, बड़ा जेंटल सा वॉइस में बोलो तो बेयर्स रिएजेंट. ठीक है, हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो हम बेयर बेयर कह के मजाक उड़ाते थे, बेयर रिएजेंट, राइट? तो बेयर्स रिएजेंट. अब इसे नोट करो जरा, देन आई लुक क्या रहेगा आपका. तो ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन है. एक और कर देते हैं, रिडक्शन. रिडक्शन नहीं है, एडिशन रिएक्शन है वैसे तो, पर एडिशन हाइड्रोजन की कर रहे हैं तो रिडक्शन ही होता है, एडिशन रिएक्शन. उसमें भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है. देखो, इथीन और इथाइन, एल्कीन और एल्काइन. एल्कीन और एल्काइन में एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता. मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में के हाइड्रोजन में आसानी से आप, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो आसानी से आप हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते. और दूसरी बात, ये भी छोड़ दो, ठीक है. और दूसरी बात, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता. ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. तो हमेशा अगर एल्कीन और एल्काइन में आपने एडिशन रिएक्शन करनी है, हाइड्रोजनेशन करनी है, तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत तो पड़ेगी, राइट? जैसे क्या होगा, तो आपको निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है, रोइडियम भी ले सकते हैं. तो निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लेकिन आपकी क्लास में इतना ही है कि प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करिए, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, आपका बन जाएगा एल्कीन. ठीक है, ये क्या है, आपका कैटलिस्ट है. अगेन ऐसा सेम बात एल्काइंस के साथ भी होगा. आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, सेम यू विल गेट CH3CH3. दिस इज alkene to what? Alkene. Again alkene to, नहीं, alkyne to alkane, alkyne to alkane in the presence of same catalyst. Now what is catalyst?
ठीक है, दैट सब्सटेंस which increases the speed of reaction without getting involved directly into reaction. ठीक है, तो समझ में आया होगा डेफिनेशन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बिना उसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हुए, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में। और क्या होगा कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के बाद एज इट इज़ वापस मिल जाता है आपको। ठीक है, यानी कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, कहने का मतलब ये है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, वो जैसा आपने यूज़ किया था वैसे ही आपको लास्ट में मिल जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली एक सरफेस होता है जो रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि जब कोई रिएक्शन होता है ना तो उसको सरफेस चाहिए होता है होने के लिए, कुछ रिएक्शंस के लिए, हमेशा सबके लिए नहीं, कुछ रिएक्शंस को होने के लिए सरफेस चाहिए होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट। राइट, एक मैकेनिज्म के थ्रू शो करता हूँ ये बात, 2 मिनट समझो, नोट कर लो पहले, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो हो गया। अब देखिए, हाँ जी, होता क्या है देखिए, ये रिएक्टेंट है ए और बी। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए कैटलिस्ट है, ऐसे दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कैटलिस्ट। राइट, ये कैटलिस्ट, मान लो ये प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल का एक पीस है बहुत बड़ा, क्या होता है, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट। होगा क्या कि ये यहां आता है, इधर आके ये चिपकता है इस पे, धीरे धीरे ये बॉन्ड वीक पड़ने लगता है। मतलब आप समझिए, जैसे ही ये होगा तो ये बॉन्ड वीक पड़ने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि ये ए अलग हो जाएगा, बी भी अलग हो जाएगा। ए से बॉन्ड बना लिया बी से, फिर बाद में ए और बी फ्री हो जाएंगे यहाँ से। तो आपको बाद में क्या होगा कि आपने ए बी रिएक्ट किया था, आपको ए और बी अलग करके मिल गया और कैटलिस्ट फ्री हो गया, कैटलिस्ट फ्री हो गया। ये देख रहे हो, ये बॉन्ड भी टूट जाता है बाद में और टेम्परेरी बॉन्ड होता है, कैटलिस्ट आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का रोल यही होता है। हालांकि कैटलिस्ट का जो ब्रॉड या ब्रीफ रूल, मतलब मैं बोलूँ अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूँ उसको, तो वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, पर वो आपके स्कोप में नहीं है, आपके क्लास में नहीं है, क्लास 10th में। ठीक है, पर जो कैटलिस्ट का रोल है वो आप क्लास +1 में पढ़ते हैं, नहीं +2 में पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री आता है। ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ते हैं और वहाँ पे कैटलिस्ट का रोल अच्छे से डिफाइन किया गया, पर उसके लिए आपको +2 में जाना पड़ेगा। पर अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है, लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर कर देना जिसको ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच।